तो हम कहते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576, कितनी तारीख को? 18 जून 1576। हल्दी घाटी बेसिकली गोगुंदा और खमनोर के बीच का दर्रा है, पहाड़ के बीच की घाटी है, वहां की मिट्टी पीली है तो उसको हल्दी घाटी कहा जाता है ना? ध्यान रखना, कहां कहां? तो एक तरफ गोगुंदा और एक तरफ खमनोर, और उनके बीच की घाटी है, और उस घाटी की मिट्टी है जो पीली है, उस वजह से उसको हल्दी घाटी बोलते हैं। आप में से जो बच्चे गांव से संबंध रखते हैं शायद वो जानते हैं कि अपने बचपन में कभी देखा हो कि गांव में गोबर से जब आंगने को लीपा जाता था तब गांव में पीली मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। आज भी गांव में अपन उसको पीली बोलते हैं। ठीक कुछ वैसा ही कलर है हल्दी घाटी की मिट्टी का। मिट्टी येलो इस कलर की है, येलो रंग अपने आप में हल्दी जैसे दिखता है, तो हम इस घाटी को हल्दी घाटी कहते हैं। हम बात करें कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इसकी सारी योजनाएं कहां बनी थी? हल्दी घाटी के युद्ध की योजना निर्माण बात करते हैं। हल्दी घाटी युद्ध की योजना निर्माण। हम योजना की बात करें तो वही बात कि मुगल बादशाह अकबर की सेना ने योजना कहां बनाई और महाराणा प्रताप की सेना ने योजना कहां बनाई, बात करते हैं। अकबर की सेना ने और महाराणा प्रताप की सेना ने। कहते हैं कि अकबर की सेना ने योजना बनाई, अकबर का किला अजमेर, अकबर का किला अजमेर, वहां पर योजना बनाई किसने? अकबर की सेना ने। प्रताप की सेना ने योजना कहां बनाई? तो ऐसे कहते हैं प्रताप की सेना ने योजना बनाई कुंभलगढ़ दुर्ग में। फिर हम बात करें कि सेना जब युद्ध के मैदान में लड़ने आई तब सेनाओं के पड़ाव कहां रहे? युद्ध के मैदान में जब लड़ने आते हैं तो ऐसा थोड़ी दूर से पत्थर फेंकते जाते हैं, कुछ देर के लिए सेना किसी जगह पर रुकती है, उसको हम बोलते हैं सेना का पड़ाव। तो जब सेना लड़ने आई तो सेना का पड़ाव कहां रहा? सेना के पड़ाव। तो बात करें महाराणा प्रताप की सेना के पड़ाव, हम बात करें अकबर की सेना के पड़ाव। मैं आपसे कहूं कि महाराणा प्रताप की सेना का पड़ाव लोसिंग राजसमंद में जगह है, वहां पर सेना रुकी हुई थी, और मुगल सेना रुकी थी मोलेला। मोलेला राजसमंद में जगह पड़ती है। जब आप कल्चर पढ़ोगे, कल्चर में आप टेराकोटा के बारे में पढ़ोगे, तब आपको पता चलेगा कि मोलेला नाम की भी एक बड़ी फेमस जगह है। फिर हम बात करें दोनों युद्धों में सैनिकों की संख्या, कि मुगल सेना में सैनिकों की संख्या कितनी थी और महाराणा प्रताप की सेना में सैनिकों की संख्या कितनी थी। बात करें सैनिकों की संख्या, तो हम बात करेंगे कि महाराणा प्रताप की सेना में सैनिक कितने थे और अकबर की सेना में सैनिक कितने थे। मैं आपसे बात करूं कि कवि राजा श्यामल दास जी क्या डाटा बताते हैं, जिनकी एक पुस्तक है वीर विनोद, उसमें क्या संख्या बताते हैं। और एक मुगल दरबार का लेखक इस युद्ध में भाग लेता है जिसका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। क्या नाम था? अब्दुल कादिर बदायूनी। बदायूनी क्या बताता है? जब हम बात करें श्यामल दास जी की, तो श्यामल दास जी कहते हैं कि महाराणा प्रताप की तरफ से 20,000 सैनिक लड़े थे और अकबर की तरफ से 80,000 सैनिक लड़े थे। ये डाटा किसका है? तो कवि राजा श्यामल दास का है। और ध्यान रखना, इसी डाटा के बेस पर एक बार एग्जाम के अंदर अनुपात पूछ लिए थे और उत्तर माना था 1:4। फिर मैं बात करूं, बदायूनी कहता है कि प्रताप की तरफ से 3,000 और अकबर की तरफ से 5,000। क्लियर सी बात, ध्यान रहेगी बात कि श्यामल दास जी कितने बताते हैं? 20,000, 80,000। बदायूनी कितना बताता है? 3,000, 5,000। फिर आगे बात करें कि हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में सेनाएं किस प्रकार व्यवस्थित थी। अकबर की सेना में कौन कौन लड़ा था, महाराणा प्रताप की सेना में कौन कौन लड़ा था, और सेना के कौन से भाग में कौन कौन मौजूद था। मैं बात करूं तो हम सबसे पहले सेना को दो भागों में बांट देते हैं, महाराणा की सेना अलग और अकबर की सेना अलग। इधर वाली सेना प्रताप की और इधर वाली सेना मान लो किसकी? अकबर की। बात करते हैं पहले महाराणा की सेना।
किसी भी युद्ध के मैदान में जब सेना अरेंज होती है तो उसके 3 भाग होते हैं, तो हमने 3 भाग बनाए। किस किस के हिस्से को क्या क्या कहा जाता है हम उसकी बात करते हैं। ये 2 सेनाएं हो गई। इधर किसकी सेना? महाराणा प्रताप की सेना। और इधर किसकी फौज? तो इधर मुगल बादशाह अकबर की सेना। मैं भी कह रहा था कि किसी भी युद्ध के मैदान में जब सेना अरेंज होती है तो बेसिकली उसके 3 भाग होते हैं। सेना का सबसे पिछला हिस्सा चंद्रावल कहलाता है। क्या कहलाता है? चंद्रावल। सेना के बीच का भाग ढोलान कहलाता है। और सेना का सबसे अगला हिस्सा हरावल कहलाता है। तो अकबर की सेना का हरावल, अकबर की सेना का ढोलान और अकबर की सेना का चंद्रावल। इधर बात करते हैं महाराणा प्रताप की सेना का हरावल, महाराणा प्रताप की सेना का ढोलान और महाराणा प्रताप की सेना का चंद्रावल। ध्यान रहेगी बात कि सेना के 3 हिस्से, सबसे अगला हिस्सा हरावल, बीच का हिस्सा जो होता है युद्ध भूमि का उसको ढोलान, और सबसे पिछले हिस्से को क्या कहा जाता है? चंद्रावल। बात करते हैं चंद्रावल से इधर वाले चंद्रावल की तरफ। तो हम बात करें सबसे पहले महाराणा प्रताप की सेना के चंद्रावल को लीड कर रहे थे पूंजा भील। एक भील सेनापति थे जिनका क्या नाम था? पूंजा भील। महाराणा प्रताप की सेना के चंद्रावल को लीड कर रहे थे पूंजा भील। फिर हम बात करें प्रताप की सेना में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पुरोहित गोपीनाथ। क्या नाम था? पुरोहित गोपीनाथ। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जयमल मेहता। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जसाचार। ध्यान रहेगी बात। चंद्रावल में कौन कौन? पूंजा भील, पुरोहित गोपीनाथ, जयमल मेहता, जशाचार। फिर हम बात करें ढोलान के अंदर स्वयं महाराणा प्रताप। कौन थे? स्वयं महाराणा प्रताप। फिर हम बात करें तो मैं आपसे कहूं कि हरावल को लीड कर रहे थे हकीम खान सूरी। प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व करता कौन? तो ध्यान रखना भाई, हकीम खान सूरी। हकीम खान सूरी के साथ में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जालामान, या हमको कहते हैं जाला बिदा। फिर हम बात करें तो जयमल राठौड़ जिन्होंने तीसरे साके के अंदर केसरिया किया था, उनके बेटे थे राम सिंह राठौड़, वो लड़े थे। सलुम्बर का सामंत हमेशा हरावल का हिस्सा होगा, तो इस समय सलुम्बर के सामंत कृष्णदास चुंडावत। साथ में प्रताप के ननिहाल वाले थे जिनका नाम था मान सिंह सोंगरा। फिर मैं बात करूं तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रामसा तंवर। क्या नाम था? रामसा तंवर। रामसा तंवर हल्दीघाटी के युद्ध के मैदान में ग्वालियर से लड़ने आए थे। कहां से आए थे? ग्वालियर से। 3 पीढ़ी लड़ने आई थी इनकी रामसा तंवर के साथ, है ना। उनके 3 बेटे आए थे। कौन कौन? एक बेटा था उनका सालिवान सिंह। क्या नाम था? सालिवान सिंह। दूसरे बेटे थे उनके भवानी सिंह, और तीसरे बेटे थे उनके प्रताप सिंह। कौन कौन? सालिवान सिंह, भवानी सिंह और प्रताप सिंह। हम उधर अकबर की सेना की बात करें तो अकबर के हरावल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आसिफ खान। क्या नाम था? आसिफ खान। साथ में 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था सैयद हासिफ, दूसरा व्यक्ति था सैयद राजू। एक व्यक्ति था जगन्नाथ कछवा। फिर हम बात करें कि अकबर की ढोलान में अकबर का प्रधान सेनापति बैठा था जो हल्दीघाटी के युद्ध में सेना का नेतृत्व कर रहा था, उनका नाम था मान सिंह। फिर अकबर की सेना के चंद्रावल में एक व्यक्ति था जिसका नाम था मियत्तर खां। क्या नाम था? मियत्तर खां। मान सिंह का बॉडीगार्ड था जिसका नाम था बहलोल खां। और अकबर के दरबार का एक लेखक था जिसका नाम था बदायूनी। उस बदायूनी की एक किताब है जो बहुत फेमस पुस्तक रही,
और बदायूनी की उस पुस्तक का नाम है मुंतखब उत त्वारिक। क्या नाम है? मुंतखब उत त्वारिक। ध्यान रखना, किसकी किताब है? अब्दुल कादिर बदायूनी की। फिर हम बात करें मुहत्तर खां की, तो मैं आपसे कहूं कि जब मुगल सेना युद्ध के मैदान से भाग गई थी तो उस मुगल सेना को वापस एकत्र करने का काम किसने किया था? मियत्तर खां ने। जब युद्ध के मैदान से मुगल सेना भाग गई थी तो उस मुगल सेना को पुनः एकत्र किसने किया था? तो ध्यान रखना, मियत्तर खां ने। फिर हम बात करें मानसिंह, तो मानसिंह मुगल सेना में पहली बार स्वतंत्र सेनापति बन के आया था। पहली बात तो ये ध्यान रखना, मानसिंह को पहली बार स्वतंत्र सेनापति बनाया गया था। पहली बार मुगल सेना में स्वतंत्र सेनापति बने थे मानसिंह जी। इससे पहले मानसिंह जी को कभी भी मुगल सेना के अंदर स्वतंत्र सेनापति नहीं बनाया गया था। मानसिंह का जो हाथी था, उस हाथी का नाम था मर्दाना। बात करें मानसिंह का जो हाथी था, और मानसिंह के हाथी का नाम था बेटा मर्दाना। फिर हम इधर बात करें सबसे पहले हकीम कासूरी। तो एक बात तो ध्यान रखना कि प्रताप की सेना के हरावल का नेतृत्व कौन कर रहे थे? हकीम कासूरी। और साथ ही में महाराणा प्रताप की सेना से हल्दी घाटी के युद्ध में भाग लेने वाले एकमात्र मुस्लिम सेनापति, एकमात्र अफगान सेनापति, वो कौन थे? तो हकीम कासूरी, है ना। बात करें कि हल्दी घाटी के युद्ध में लड़ने वाला एकमात्र अफगान सेनापति, तो पता होना चाहिए कौन? हकीम कासूरी। जब महाराणा प्रताप युद्ध के मैदान में घायल हो गए थे, उन परिस्थितियों में सेना का नेतृत्व करने वाले कौन? जालामान या जलादीदा। फिर हम बात करें पूंजा भील को लेकर, तो पूंजा भील की एक बात ध्यान रखना, प्रताप ने इनको एक उपाधि दी थी राणा की। महाराणा प्रताप ने पूंजा भील को एक उपाधि दी थी, वो उपाधि कौन सी? राणा की। और इन्हें मेवाड़ के सिक्कों पर क्या करवाया था? अंकित करवाया था। कहते हैं मेवाड़ के सिक्कों के एक तरफ राणा पूंजा भील की फोटो छपती थी और एक तरफ महाराणा प्रताप की फोटो छपती थी। अभी 2-1 साल पहले एक संगणक का पेपर हुआ था, उसमें यह सवाल भी पूछा गया था कि मेवाड़ के किस शासक ने अपने सिक्कों पर भीलों को अंकित करवा लिया था? तो ध्यान रखना, मैं आपको बता रहा हूं कि मेवाड़ के वो शासक जिन्होंने अपने सिक्कों पर भीलों को अंकित करवाया था वो महाराणा प्रताप थे। बात करें युद्ध की, तो मुगल सेना अजमेर से रवाना हुई, मोलेला आकर रुकी। मानसिंह सेना को लीड कर रहा था, इधर प्रताप की सेना लोसिंग रुकी हुई थी। मेवाड़ के अधिकतर सैनिक महाराणा प्रताप को यह कह रहे थे कि महाराणा मोलेला चलते हैं, मुगलों को तो वहीं कूट देंगे। लेकिन महाराणा प्रताप ने उन्हें समझा कि नहीं, मुगल गोगुंदा क्रॉस करेंगे तब हम खमनोर क्रॉस करेंगे और हम मुगल सेना को हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में रोकेंगे। उसके कुछ कारण थे। सबसे पहली बात तो हल्दी घाटी पहाड़ के बीच की जगह है, हाइट पर है, तो जो व्यक्ति हाइट पर रहता है वो हमेशा युद्ध के मैदान में एडवांटेज रखता है। अगर प्रताप पहले से जाकर हल्दी घाटी वाली जगह पर बैठ जाए, मुगलिया सेना नीचे से चढ़कर आएगी तो कहीं ना कहीं मुगल सेना से एक कदम आगे मेवाड़ की सेना खड़ी रहेगी। दूसरी बात कि जब घाटी में युद्ध लड़ा जाएगा और वो भी पहाड़ों के बीच में, तब तोपें घाटी में नहीं ला जाएगी, क्योंकि तोपों को हाथियों की पीठ पर कैरी किया जाता है और हाथी तो खुद पहाड़ नहीं चढ़ सकता, तो तोपों में कैसे चढ़ पाएगा? तीसरा, दोनों तरफ पहाड़ है तो तुलगामा नहीं कर पाएंगे कभी, तीनों तरफ से घेर के हमला कैसे करोगे? आपके पास कितनी भी बड़ी सेना हो, क्या फर्क पड़ेगा? चौथी बड़ी बात कि जब घाटी में युद्ध हो रहा है तो सारी सेना कभी भी एक साथ नहीं लड़ सकती। उस घाटी में जितने लोग आ पाएंगे उतने ही आएंगे, और जब लड़ाई आमने सामने की होगी, जब हरावल से लड़ेगा, तो मेवाड़ के शिशोदिया किसी के बाप को काट के नहीं देंगे। युद्ध के मैदान में मुगल सेना पहुंची, महाराणा प्रताप पहले से तैयार थे। जैसे ही मुगल सेना ने हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान में प्रवेश किया और महाराणा प्रताप की सेना में मौजूद भीलों ने तीरों की बौछार कर दी, उधर शिशोदियाओं ने भाले चलाने शुरू किए। मुगल सेना का कॉन्फिडेंस टूट गया। कहते हैं सब फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, क्योंकि आमेर की सेना के अंदर कछुआ सैनिक है और आमेर की सेना ही अकबर के साथ यहां लड़ने आई है। उन कछुआओं से बेहतर तलवार के चलाने वाले इस दुनिया में नहीं हुए, पर भीलों से बेहतर कोई तीर नहीं चला सकता और शिशोदियाओं के भालों का तो कोई सानी नहीं है। और तलवार से मारने के लिए किसी व्यक्ति को सामने वाले ऑब्जेक्ट के पास जाना पड़ता है, जबकि तीरों और भालों से किसी व्यक्ति को दूर से मारा जा सकता है। मुगल सेना खोप के माहौल में पल रही थी, क्योंकि तलवारों के वार कर नहीं पा रहे थे और उधर भीलों के तीर और शिशोदियों के भाले थम नहीं रहे थे। महाराणा प्रताप की सेना के हरावल का आक्रमण इतना भारी था कि मुगल सेना संभल ही नहीं पाई थी और मुगल सेना ने हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान से वापस पीछे की तरफ भागना शुरू कर दिया था। कहते हैं मुगल सेना हल्दी घाटी के युद्ध के मैदान से भागते 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 बनास नदी के क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी।
तब मियत्तर खां को लगा कि अगर सेना युद्ध के मैदान से भाग गई तो अकबर मुगलिया दरबार के अंदर हमारे सिर कटवाएगा। और मियत्तर खां ने युद्ध के मैदान में झूठी अफवाह फैलाई कि साहब मुगल बादशाह अकबर एक बहुत बड़ी फौज लेकर युद्ध के मैदान में आ रहे हैं। मुगल सेना को लगा कि जब अकबर बड़ी फौज लेकर आएगा तो इस बार तो पक्का ही जीत जाएंगे, और मुगल सेना युद्ध के मैदान में वापस इकट्ठा होने लगी। जब मुगल सेना वापस इकट्ठा होने लगी तो ऐसे में महाराणा प्रताप की नजर मानसिंह पर पड़ी, और महाराणा प्रताप ने चेतक को रवाना किया। कहते हैं चेतक हकीम का सूरी और जालामान के बीच में से होकर गुजरता है, लेकिन हकीम का सूरी और जालामान चेतक की रफ्तार से परिचित थे और वो समझ गए कि महाराणा निकल चुके हैं। उन दोनों ने अपने घोड़े महाराणा प्रताप के पीछे लगा दिए। पर कहते हैं कि जब आसिफ खां और सईद आसिफ के बीच में चेतक क्रॉस करके मुगल सेना के अंदर प्रवेश करता है, तब सईद आसिफ खां से पूछता है कि मेरे मन में डर की वजह से वहम हो रहा है कि सही में कुछ निकला है। आप सोचिएगा चेतक की रफ्तार कितनी रही होगी। और जब पीछे पीछे हकीम का सूरी और जालामान के घोड़ों को आते हुए देखा तो आसिफ खां समझ गए कि महाराणा निकल चुका है। महाराणा प्रताप मानसिंह के हाथी मर्दाना के सामने पहुंचे। मानसिंह के हाथी के सामने उसका बॉडीगार्ड बहलोल खां खड़ा था। प्रताप इतने गुस्से में थे और उस दिन शायद उनके बाजुओं में साक्षात मां जगदंबा विराज रही थी। प्रताप ने कहते हैं इतनी तेज तलवार का वार किया कि मानसिंह के उस अंगरक्षक बहलोल खां को उसके घोड़े के समेत चीर कर दिया था। राजस्थान के कवि लिखते हैं कि जरासंध बहलोल के वध में यह नीति रहे, भीम ने किए दो हाथ प्रताप के एक हाथ ने। कि जरासंध और बहलोल खां के वध में सिर्फ इतना ही फर्क है कि जो काम महाभारत के युद्ध में भीम ने दोनों हाथों से किया था, जरासंध को फाड़ दिया था, वही काम हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने एक हाथ से किया था, बहलोल खां को फाड़ दिया था। महाराणा प्रताप ने मानसिंह के हाथी मर्दाना के चारों तरफ दो चक्कर लगाए और आवाज लगी कि सावधान मानसिंह, प्रताप तुझ पे हमला करेगा। पर मानसिंह जब तक खुद को संभाल पाते तब तक चेतक अपने आगे के दोनों पैर मानसिंह के हाथी मर्दाना के सर पर टिका चुका था। और कहते हैं प्रताप ने इतना तेज भाला फेंका था कि भाले ने मानसिंह के हाथी के महावत को चीरते हुए मानसिंह के हाथी के ओदे को तोड़ दिया था। मानसिंह ये जानता था कि युद्ध में कई बार छाती छोड़ी करके सामने जाना भी सुसाइड होता है। जब सामने वाला साक्षात यमराज बना हुआ है तो युद्ध के मैदान में पीछे हटने में फायदा, वरना शाम को गोलप्राण पड़ जाएगी। चेतक जब वापस से नीचे उतर रहा था तो मानसिंह के हाथी मर्दाना के सूंड में लगे हुए उस छुरे से चेतक के आगे के दोनों पैर कट गए। उधर आसिफ खान ने घोषणा कर दी कि युद्ध के मैदान में हार होगी, अकबर को मैं जवाब दूंगा, पर तुम जाओ, प्रताप को पकड़ लो या मार दो। मुगल सेना प्रताप को गिरने में लग गई। हकीम का सूरी और जालामान ने समझाया कि महाराणा युद्ध का मैदान छोड़ दीजिए, आप जीत महज घोषणा बची है। प्रताप ने युद्ध का मैदान छोड़ दिया, बलीचा की तरफ निकल गए। पर बलीचा का दर्रा बहुत बड़ा था और चेतक के आगे के दोनों पैर घायल थे। प्रताप को चिंता थी कि चेतक बलीचा का दर्रा कैसे कूदेगा, क्योंकि घोड़े को जंप लेने के लिए आगे के दोनों पैर एक्टिव होना बहुत जरूरी है, लेकिन चेतक के तो आगे के दोनों पैर घायल है। अब चेतक छलांग कैसे लगाएगा? प्रताप चिंतित थे और चेतक ने अगर छलांग नहीं लगाई तो पीछे से मुगल सेना आई रही है, पकड़ के मार देगी। राजस्थान के कवि की कल्पना है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। कि आगे बहुत बड़ी नदी बह रही थी कि घोड़ा पार कैसे जाएगा। प्रताप इस तरफ सोच रहे थे, प्रताप सोच रहे थे, तब तक चेतक उस तरफ छलांग लगा चुका था। चेतक बलीचा का दर्रा पार तो कर लेता है, पर उसके जीवन की जो अंतिम शक्तियां थी वो उसने छुड़ाकर अपने स्वामी को बलीचा का दर्रा पार करा दिया। उसके बाद चेतक का शरीर चेतक का साथ छोड़ गया और वहीं बलीचा के अंदर चेतक की छतरी बनी हुई। मुगल सेना हल्दीघाटी के युद्ध के मैदान से भाग गई। मुगल इतिहासकार बताएंगे, लिखता है कि हमने गोगुंदा में खाई खुदवाई थी, हम खाई में छुप गए थे। वो कहता है कि मानसिंह ने हल्दीघाटी के युद्ध के बाद जब आसिफ खान और मानसिंह अकबर के दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उन दोनों की वीडियो बंद करवा दी थी। मेवाड़ के कवि हुए कवि माधव लिखते हैं कि चेतक चढ़ियो हाथी पर और मानसिंह घबराई, बालों फेंक्यो महाराणा जब ओदो टूटियो जाई, चाली मेवाड़ी तलवार बेगा खूनारा खंगाल राणा सुनताई जाई जोरे। वो कहते हैं कि चालो गयो सुरगारे माही पाथल लोह लवाई, चेतक तनसु बह पनाड़ा शोभा बरणी न जाई, हल्दी घाटी रंगी खून रो नाड़ो बेतो जाई। बोलते हैं कि चेतक चढ़ियो हाथी पर और मानसिंह घबराई। कि चेतक ने जब मानसिंह के हाथी मर्दाना के सर पर पेट टिकाया तो मानसिंह के दूध छूट गई थी। कि बालों फेंक्यो महाराणा जब ओदो टूटियो जाई। कि प्रताप ने इतना तेज बाला फेंका था कि मानसिंह के हाथी मर्दाना का ओदा टूट गया था। कि चाली मेवाड़ी तलवार बेगा खूनारा खंगाल। कि जब मेवाड़ वालों की तलवारें चली तो हल्दीघाटी के मैदान के अंदर खून के खाड़े बह गए थे। कि जालो गयो सुरगारे माही पाथल लोह लवाई। कि जालामान हल्दीघाटी के युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ था। पाथल लोह लवाई कि प्रताप का शरीर खून से लहूलुहान हो चुका था। चेतक तनसु बह पनाड़ा शोभा बरणी न जाई। कि हल्दीघाटी के युद्ध के मैदान में चेतक के शरीर से इस प्रकार रक्त बह रहा था जैसे बरसात के मौसम में पानी पड़ता है। हल्दीघाटी रंगी खून रो नाड़ो बेतो जाई। कि हल्दीघाटी खून से लाल हो चुकी थी और हल्दीघाटी के युद्ध के मैदान से ऐसे लग रहा था जैसे कोई खून का नाला बह रहा हो। वो हल्दीघाटी का युद्ध। ध्यान रखना, इस युद्ध के परिणाम आपको कभी डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जितने भी अपने राजस्थानी एविडेंस हैं, चाहे वो राज प्रशस्ति कह दे, चाहे वो जगन्नाथ राय प्रशस्ति कह दे, चाहे वो और कोई लेखक देके पूछ ले, तो अपने जितने भी राजस्थान के एविडेंस है वो सब महाराणा प्रताप की जीत मानते हैं। और जितने भी मुगलों के एविडेंस है, चाहे वो बदायूं हो, चाहे वो अबुल फजल हो, वो सब उसमें अकबर की